पाकिस्तान में कोरोना वायरस से इतनी तबाही नहीं हुई जितनी कि दुनिया के दीगर ममालिक में हुई, लेकिन एक चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि अमेरिका यूरोप में वायरस एक मरतबा फिर सर उठा रहा है, जबकि इंडिया जो है वहाँ पर तो वायरस ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले कुछ करीबी जो हम कहेंगे कुछ आने वाले अरसे में आने वाले बिल्कुल, क्योंकि उसको WHO ने भी कहा है कि वो एक तरह से गढ़ हो गया है अब कोरोना वायरस का। पाकिस्तान में इस वक्त रिकॉर्ड टेस्टिंग हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 37,504 टेस्ट किए गए हैं और इन टेस्ट में 798 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। अच्छा, और ये जो केसेस हैं कि पिछले 1.5 माह में सामने आने वाले कोरोना केसेस में सबसे ज़्यादा तादाद है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि कोरोना का ख़तरा जो है वो तब तक पूरी दुनिया से पूरी तरह नहीं हटेगा, नहीं टलेगा जब तक उसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती। फिर वफाकी हुकूमत ने 94 दवाओं की कीमतों में इजाफा कर दिया है, ये भी एक बड़ा मामला है, और 262% इजाफे की मंजूरी है। तो ये जो नोटिफिकेशन था इसके मुताबिक बुखार, सर दर्द, अमराज कल्ब, मलेरिया, शुगर, गले में खराश और फ्लू की जो दवाएं हैं वो महंगी हो गई हैं। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। फिर वैक्सीन की टेस्टिंग भी हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। हमारा जो सेगमेंट है सेहतमंद पाकिस्तान का, और उसमें डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप तो आज मास्क आपने पहना ही है प्रोग्राम में, आप इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे कि कोरोना ख़त्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। और मैंने मास्क आज इसलिए पहना हुआ है, गो कि हमें स्टूडियो में ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस बहुत नहीं पहनते, हमारा डिस्टेंस काफ़ी होता है ये, लेकिन ये मैंने अलामती तौर पे पहना हुआ है और अब मैं इसे उतारने लगा हूँ ताकि लोगों के सामने गुफ्तगू में दिक्कत ना हो। नाजरीन, मैंने आज ये मास्क इसलिए पहना है, ये याद दहानी करवाने के लिए तमाम पाकिस्तानियों को कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में यकीनन कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, और इसके ख़त्म होने तक हम तमाम लोगों की इनफरादी तौर पे, इज्तमाई तौर पे, अदारों के तौर पे, सेक्टर्स के तौर पे, जहाँ भी हम हैं पाकिस्तान में, हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, और उन ज़िम्मेदारियों को अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो कोरोना ना सिर्फ ये कि बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा बल्कि वो बढ़ सकता है। जैसे अभी आपने अदाद शुमार सुने कि पिछले 1.5 माह के अंदर, पिछले 2 दिनों में, ना सिर्फ आज बल्कि कल भी जो गुज़रा, उसमें तकरीबन 800 केसेस रोज़ाना की बुनियाद पे हुए। यकीनन टेस्टिंग में भी इजाफ़ा हुआ। इसमें जो एक खुशाइन बात है वो ये कि पिछले 2-3 हफ़्तों की अगर हम औसत निकालें तो पाकिस्तान में बावजूद इसके कि केसेस थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, कभी कम भी हो जाते 300-400 के करीब भी चले जाता है, लेकिन पिछले 2 दिनों में एक स्पाइक है, नोटिसेबल इजाफा है। तो लेकिन जो पॉजिटिविटी रेशो है इस वक्त पाकिस्तान में, वो अगर हम औसत निकालें तो अभी भी 2 से कम है। ये एक बहुत अच्छी बात है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इन अज़ाफ़ों को स्कूलों के खोलने के साथ मुंसलिक कर सकते हैं या नहीं। हमारा ये ख्याल है कि अभी नहीं, अभी कुछ ज़रा जल्दी होगी। अगर हम ये कहना शुरू कर दें 1-2 हफ्ते बाद, हाँ जी, 1 हफ़्ता 10 दिन के बाद अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो फिर यकीनन कॉज इफ़ेक्ट हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल यकीनन सूरत हाल बतदरीज ख़राब हो रही है। ख़राब का लफ्ज़ मैं बड़ी एहतियात के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत कम, और अभी भी सूरत हाल बहुत कंट्रोल में है। लेकिन जो तशवीशनाक बात है वो ये कि पाकिस्तान में लोग ये समझ बैठे हैं, आप तमाम लोग ये समझ बैठे हैं कि जैसे पाकिस्तान से कोरोना का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो गया है, हर चीज़ ठीक है, हमारी कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं और अब सब ठीक चलता रहेगा। ऐसी बात यकीनन नहीं। 2 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ और इतना दोहरा रहा हूँ और दोहराते रहना चाहता हूँ ताकि ये लोगों को ज़हन नशीन हो जाए। 2 वजूहात हैं। एक ये कि ये जो मैंने अभी बात की कि केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरे ये कि हम अपने तालीमी इदारों को खोल रहे हैं और ये सब बैक वक्त हो रहा है। इसमें कुछ असर जो अशूरा के वक्त जो सूरत हाल हुई थी उसका हो सकता है अब के केसेस के बढ़ने में, लेकिन इन 2 वजूहात की बुनियाद के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान में लोगों को मास्क पहनने की। तमाम लोगों को पुरहुजूम जगहों पे मास्क ज़रूर पहने, चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप औरत हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे मौसर तरीका है इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए। दूसरी ये चीज़
کہ اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں. جہاں بھی پرہجوم جگہیں ہیں اپنے آپ کو وہاں سے علیحدہ کریں اور مناسب فاصلہ اختیار کریں. جہاں ممکن نہ ہو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو سیکلوڈڈ رکھیں اور ماسک پہن کے رکھیں. تیسری چیز یہ کہ اپنے ہاتھوں کی خاص طور پہ صفائی کا خیال رکھیں. بار بار ہاتھ دھوئیں, مناسب طریقے سے دھوئیں, اور مناسب طریقہ جو دھونے کا ہے وہ اب بہت زیادہ اویلیبل ہے سوشل میڈیا کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر. میں اب اسے دہرانا نہیں چاہتا. 20 سیکنڈ تک دونوں طرف سے ہاتھوں کو مل کے دھونے کی ضرورت ہے, صابن سے یا ڈس انفیکٹنٹ سے. اور چوتھی چیز یہ کہ جب بچے گھروں کو واپس جائیں اسکولوں سے تو گھروں کے اندر ہمارے بزرگ ہوتے ہیں, ان کے قریب جانے سے اجتناب کریں. اور جو اپنے بزرگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے پیار میں کچھ عرصہ دور رہیں. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری عوام جو ہے ان کو وہ فون پر جب کال کرتے ہیں تو وہ ریمائنڈر بھی دے رہی ہوتی ہیں خاتون, کہیں مرد کوئی خاتون, اور بڑا ریمائنڈر دیتے ہیں. لیکن قوم کیا کر رہی ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے, تو ان سے بھی پوچھتے ہیں. لیا سے ہیں جی کاشف صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ظفر, میرا تو سوال ہے کہ آپ ہر وقت جو کہتے رہتے ہیں ماسک ماسک ماسک, لیکن نو بڈی از فالوئنگ دا انسٹرکشن. کوئی بھی ماسک نہیں پہن رہا, تو آپ کیوں نہیں پہناتے لوگوں کو ماسک؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ کیسے پہنائیں؟ گھر جا کے پہنائیں ان کو. بھائی آپ کو خود بھی تو کچھ کرنا ہے نا. اگر آپ خود ماسک پہنتے ہیں اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ اس بات پہ کنونس کر سکیں تو یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو نہ صرف یہ کہ خود ماسک پہننا چاہیے بلکہ باقی لوگوں کو بھی اس بات کے اوپر کنونس کرنا چاہیے کہ ماسک پہننا ابھی بہت ضروری ہے. اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر کچھ لوگ کھڑے ہیں اور آپ نے ماسک پہنا تو لوگ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. اچھا, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, میٹرک کی وہ اسٹوڈنٹ ہیں, نام اسلام آباد سے ہمیں کال کری ہیں, ندا. السلام علیکم. نیہا. ہیلو جی, السلام علیکم. جی نیہا, وعلیکم السلام. بتائیے آپ اسکول وول جا رہی ہیں آج کل؟ ہاں جی, کافی شوق سے ہم گئے تھے, کافی ان کی ایکسائٹمنٹ تھی دوستوں وغیرہ سے ملنا اور سارا کچھ نا. اچھا, اسکول میں کیا صورتحال تھی ایس او پیز کی؟ اب جو ہے ایس او پیز کی کافی ہمارے اسکول میں کر رہے ہیں, ایس او پیز وغیرہ فالو کر رہے ہیں, لیکن آج کل جب اسکول دوبارہ سے کھلے 23rd سے بچوں کے 6th 7th 8th سے, تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری وین میں کافی رش وغیرہ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے کہا تو ہے سیکنڈ شفٹ میں کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے, لیکن فی الحال انہوں نے کچھ اس طرح سے نہیں کیا. تو آپ ماسک پہن کر جاتی ہیں؟ ہم جو ہے وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھتے ہیں اور اس طرح سے فاصلہ بیچ میں رکھتے ہیں. ماسک پہنتی ہیں آپ؟ ہاں جی, لازمی. یہ دیکھیں, بہت اچھا ہے, بہت اچھا. نیہا, آپ کی بات سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے ایک مسئلے کی بھی نشاندہی کی ہے جس کا میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں اور جن ویگنوں بسوں میں ان کو جس طریقے سے ٹھوسا جاتا ہے, ایگزیکٹلی یہی ورڈ. اچھا, آدھے ٹھوسے ہوئے ہوتے ہیں, آدھے باہر لٹک رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک معاملہ ہے. تو وہاں پہ آپ اگر کلاسز کے اندر فاصلہ رکھ بھی لیں تو یہی بچے ہیں جو گھروں سے اسی ٹرانسپورٹ کے اوپر آ رہے ہیں اسکولوں کے اندر, اور وہاں پہ فاصلہ بالکل کم ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بہت خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ میں بھی بچوں کے درمیان کم از کم تھوڑا بہت فاصلہ جو ہے وہ ضرور جتنا مینیجبل ہو سکتا ہے اتنا ضرور کریں. نیہا, ویل ڈن, اور بالکل یہ جاری رکھیں, اور اپنے ٹیچرز, اپنے جو ڈرائیورز ہیں آپ کے ٹرانسپورٹ کے, جو آپ کے کنڈکٹرز ہیں, ان سب کو بھی یہ بتاتے رہیں کہ ہمارے درمیان فاصلہ ہونا ضروری ہے. ہر انسان کا ایک سرکل آف انفلوئنس تو ہوتا ہے نا, ہم سب کا ایک سرکل آف انفلوئنس ہے, اپنے گھر والے, ان کو تو ہم یہ بات سمجھا ہی دیں کہ جی ماسک پہننا ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا, وسیم صاحب کراچی سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, میں کراچی سے بول رہا ہوں, میری ایج ہے 63 ایئرس. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ڈاکٹر ظفر صاحب بھی آپ کا ماسک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو گزشتہ 2 ہفتے سے میں پیٹر بھی کراچی میں رہتا ہوں, کراچی کی مسجد میں سوشل ڈسٹینس ہوتا تھا, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی, مگر اب 2 ہفتے سے ہر مسجد میں تقریباً بالکل ختم کر دیا گیا. وہی ہجوم ہے, وہی لوگ مل کے کھڑے, ہم جیسے اب جمعہ ہے, میں جمعے کی نماز کو جا رہا ہوں, تو وہ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ ذرا سا اس پہ بھی تھوڑا سا لوگوں کو آگاہی دے دیں کہ بھائی بھی ختم نہیں ہوا ہے, ابھی موجود ہے, اور زیادہ بزرگ ہی ہوتے ہیں مسجدوں میں. بالکل, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی, آپ نے بڑے اہم مسئلے کی طرف ہماری طرف توجہ دلائی ہے. یقیناً ہماری مساجد کے اندر ایس او پیز کے اوپر جو عمل درآمد ہو رہا تھا, جو کچھ عرصہ دیکھنے میں آیا, اب وہ نہیں ہو رہا. وہی کندھے سے کندھا اور گھٹنے سے گھٹنا ملا کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں,
और ये यकीनन ठीक प्रैक्टिस नहीं है, हमारे SOPs के मुताबिक नहीं है। ये SOPs जो हैं इनको अभी भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने कोई ऐसी हदायत जारी नहीं की कि अब इनके ऊपर अमल करना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा जब तक ये नहीं कहा जाता, तमाम मसाजिद में, मैं इस वक्त तमाम जो पाकिस्तान में इंतज़ामिया हैं मसाजिद की, जो हमारे इमाम हैं, मैं उन सब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़रूर नमाज होनी चाहिए, बाजमात होनी चाहिए। ये तो हमने ईद की नमाज के लिए भी और जुम्मे की नमाज़ों के लिए भी ये कहा था कि नमाज ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एक तजवीज़ थी कि कुछ अरसे के लिए इसको बंद भी कर दिया जाए, और कुछ सारे ममालिक में हुआ भी, कुछ इस्लामी ममालिक ने इसको बंद भी किया जी। लेकिन हमने यहाँ पे एक कॉन्सेंसस डेवलप किया और वो इसी शर्त पे किया था कि SOPs की इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब आप लोगों का ये फ़र्ज़ है, आपकी ये कौमी ज़िम्मेदारी है कि आप ये यकीनी बनाएं कि मसाजिद में जब नमाज़ पढ़ी जाती है, जुम्मे की हो या 5 वक्ता नमाज जो है, उसमें SOPs का इतलाक़ हो। आप ख़ुद ये चेक करें, और अगर उसमें कोई बूढ़े लोग, बीमार लोग, बच्चे अगर नमाज़ पढ़ने के लिए आई हैं तो उनको ये बात समझाएं। वो एक मसला ये भी आता है कि ये जिस तरह का करो, इन्होंने अगर समझाने की कोशिश भी की होगी, जैसे मैं भी एक मस्जिद में गया, मैंने देखा ये नहीं हो रहा ना SOPs पर अमल दरामद, तो जब मैंने उनसे बात की तो वो कहते हैं जी अब वो मुआहिदा ख़त्म हो गया जो हमारा जो था। बिल्कुल ऐसा ख़त्म नहीं हुआ, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। मसाजिद के जो SOPs हैं अभी तक उसी तरह कायम हैं, उनका इतलाक़ ज़रूरी है, और अगर आप उनके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप अपनी एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी जो है उसको पूरा नहीं कर रहे। ये नमाजियों के लिए भी है, ये नमाजियों के लिए भी, जब घरों से लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं तो घर की ख़वातीन को भी उनको ताकीद करनी चाहिए, और जो मसाजिद की इंतज़ामिया और इमाम हज़रात हैं उनको भी इस बात का पाबंद बनाना चाहिए। मुआहिदा ख़त्म हुआ भी हो अगर, तो कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ। जी बिल्कुल, वो तो आएगा ना, वो तो ये नहीं देखेगा कि आपने मुआहिदा किया था या नहीं किया था। मैं एक अहम दो चीज़ों के ऊपर आज और बात करना चाहता हूँ। आपके पास कोई और कॉलर है? नहीं, कॉलर नहीं है। एक अहम मामला था जो कि बहुत रिसेंट मामला था, दवाओं की कीमतें बढ़ने के हवाले से लोगों को बड़ी तशवीश है। बिल्कुल, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है सारी, उसमें बुखार, गला। जी, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, और दूसरे मैं कोरोना की वैक्सीन के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। तो चले, अब आपने पहले दवाओं पर शुरू कर दी। क्यों हुआ ये बड़ा एक नाजुक मामला है जी, और इसको हमें इसके सही तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। यकीनन हमारे मीडिया के लिए तो ये एक स्टोरी है कि जी देखें इतने फ़ीसद बढ़ गई दवाइयों की कीमतें, और आवाम के लिए परेशानी, और क्राइसिस आ गया। दूसरी तरफ दूसरा रुख तस्वीर का देखना भी बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि फरवरी 2019 से ये हमारे यहाँ एक ड्रग प्राइसिंग कमेटी है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर, उन्होंने अपनी कमेटी में, उसमें तमाम सूबों की भी शमूलियत होती है, तमाम ज़िम्मेदार लोग उसमें बैठे होते हैं। उन्होंने ये फ़ैसला किया था, मैं फरवरी 2019 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि बाज़ अद्वियात को अब हमारी ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी चूँकि तसलसल नहीं रहा उसके अंदर, कभी हम फ्रीज़ कर देते थे प्राइसेस, कभी हम उनको डी फ्रीज़ कर देते थे, कभी हम उनको रेगुलेट करते थे, कभी फिर उनको डी रेगुलेट कर देते थे। तो इसमें चूँकि तसलसल नहीं रहा, लेकिन ये जो 94 दवाइयों जिनकी आज बात हो रही, इनकी प्राइसेस को तकरीबन 10 साल तक फ्रीज़ रखा गया। इनकी दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ने दी गई, मुख्तलिफ उसकी वजूहात उनमें जाए बगैर, लेकिन नतीजा इसका ये हुआ कि बहुत सी अहम एसेंशियल मेडिसिन या ज़रूरी अद्वियात, जो उनमें से कई जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं, उनकी कीमतें वक्त गुज़रने के साथ साथ इन्फ्लेशन की वजह से, एक्सचेंज रेट की वजह से, रॉ मटेरियल्स की कीमत बढ़ गई, पैकेजिंग मटेरियल्स की कीमतें बढ़ गई, लेकिन वो चूँकि उनकी कीमतें ना बढ़ाई गई तो अब वो नागुज़ीर हो गई। ग्रेजुअली जो उनके मैन्युफैक्चरर्स थे पाकिस्तान में, उनका कमर्शियल इंटरेस्ट उन अद्वियात में ख़त्म हो गया, और बतदरीज वो अद्वियात मार्केट से ख़त्म होना शुरू हो गई। अब इसका नतीजा क्या है? नतीजा इसका ये है, इंपोर्ट करनी पड़ेंगी फिर बाद में। जी, फिर बाद में हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी अगर लोकल मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो। या तो हम इंपोर्ट करें, या एक पैरेलल मार्केट है, दवाइयाँ स्मगल होनी शुरू हो जाती हैं। वैक्यूम कभी नहीं रहता। अगर दवाई नहीं मिल रही, लोकली नहीं बन रही, तो स्मगल हो रही है, लेकिन वो जब स्मगल होकर दवाई बिकती है तो वो फिर उससे कई गुना
ज़्यादा कीमत उसकी वो चार्ज करते हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल डिस्कशन थी, क्योंकि मैं ख़ुद इसका हिस्सा रहा हूँ। जब मैं कैबिनेट में था, ये बहुत हमने इसके ऊपर डिस्कशन की, और मैं शायद बहुत सारे आपके नाजरीन को ये बात पसंद ना आए, लेकिन मैं इस हक़ में था कि इन अद्वियात में जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनकी कीमतें इस कदर ज़रूर बढ़ाई जाएँ कि फैक्ट्रीज़ को या कंपनीज़ को ये इंसेंटिव हो कि वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। तो सर, अब ये जो वैक्सीन का ट्रायल है जो पाकिस्तान में हो रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड करें कि ये अब मतलब मुझे तो लग रहा है कि जल्दी आ जाएगी वैक्सीन। जी, और ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है, ये भी बताएं। जी, इसके बारे में चूँकि लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो बुनियादी मालूमात हैं इस वैक्सीन के बारे में मैं आपसे शेयर कर सकूँ। पहली बात यह जी कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा किसी वैक्सीन का फ़ेज़ 3 ट्रायल हो रहा है पाकिस्तान में, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। इससे लोकल जो है नॉलेज भी बढ़ेगा, नाउ हाउ भी बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह है कि ये वैक्सीन जो है ये चाइना और पाकिस्तान के ताउन से ये ट्रायल हो रहा है। 4 दूसरे मुल्कों में, रशिया, मैक्सिको, मेरा ख्याल है ब्राज़ील और 1-2 और ममालिक में सेम वैक्सीन का। बरतानिया में नहीं हो रहा है, इसका बरतानिया में नहीं। अच्छा, ये वैक्सीन जो है ये उसी तर्ज की एक वैक्सीन है कि जो ऑक्सफोर्ड में जो ट्रायल हो रहे हैं उसी तरह की एक वैक्सीन है। इसके जो इब्तदाई रिज़ल्ट्स चाइना में मिले उनके हवाले से, जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में हुए, उनके हवाले से ये एक तो अब तक ये साबित हो चुका है कि ये सेफ़ है। अच्छा, कोई ख़तरा नहीं है इसमें, सेफ़ इनफ कि इसको फ़ेज़ 3 में हम ले गए। ठीक है ना जी, यानी इतनी महफूज ज़रूर है कि इसको अब हज़ारों लोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इसने कुछ एफिकेसी शो की है। अब वो जो इसकी अफादियत है या जो इसकी असरियत है उसको साबित करने के लिए ज़रूरी है कि ये ज़्यादा लोगों में इस्तेमाल की जाए। तो फ़ेज़ 1 में चंद 18-20 लोगों पे ये इस्तेमाल होती है। फ़ेज़ 2 के अंदर वैक्सीन जो है वो कुछ 100 लोगों के अंदर इस्तेमाल होती है। अच्छा। और फ़ेज़ 3 के अंदर ये हज़ारों लोगों में इस्तेमाल होती है। मेरे ज़हन में एक और सवाल ये भी आया कि ये कौन लोग होते हैं जो राज़ी पे लेके, बताता हूँ आपको। तो मकसद क्या होता है इसका? मकसद ये होता है कि जैसे जैसे आपको एतमाद पैदा होता है कि ये सेफ़ है और ये इफ़ेक्टिव भी है पॉसिबली, तो आप उसका सैंपल साइज़ बढ़ाते जाते हैं। मकसद उसका ये होता है कि अगर इसका कोई रेयर साइड इफ़ेक्ट है, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट है कि जो 100 लोगों में नज़र नहीं आएगा, 10,000 लोगों में होगा, तो जब तक आप 10,000 लोगों में वो नहीं करेंगे तो आप उसके बारे में जान नहीं सकते। तो इसलिए इसको पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 लोगों में वॉलंटियर्स के अंदर इसको टेस्ट किया जा रहा है। 10,000 इसकी लिमिट है। जो मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 7 से 8,000 वॉलंटियर्स को यहाँ पे पाकिस्तान में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। 3 दफ़ा 3 दफ़ा उनको आना होगा वॉलंटियर्स को, एक 28 दिन के बाद, एक 6 महीने के बाद और फिर 1 साल के बाद। ये तो फिर बड़ा लंबा ट्रायल चल रहा है। जी बिल्कुल, यही मैं असल में आपको बताना चाह रहा था कि ये तकरीबन 1 साल का ट्रायल है। और इस 1 साल के अंदर बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, उसका तज्जिया किया जाएगा और उसके बाद फिर ये फैसला किया जाएगा कि ये वैक्सीन जो है, और यही तमाम दूसरे मुल्कों में भी हो रहा है। इतना वक्त लगता है वैक्सीन आने में। जी बिल्कुल। तो कहते हैं कनाडा वाले पे बना दो, क्या है इसमें जल्दी से बताऊं जी, एक वैक्सीन डेवलप करने में 10 से 15 साल का अरसा लगता है। लेकिन चूंकि इस वक्त ग्लोबल पैंडेमिक है तो इस वजह से बहुत स्पीडी काम हो रहा है इस वक्त, और इंशाल्लाह ये 1-2 साल के अंदर वैक्सीन बना ली जाएगी इसके, ये भी और मार्केट में भी आ जाएगी। जी बिल्कुल, और ये एक मिरेकल होगा मेडिकल हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, दूसरा ये है कि ये भी जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ये ट्रायल हो कहाँ रहे हैं। कौन है वो पहले कौन लोग हैं वो जो सामने आ रहे हैं? इसकी जो बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान में है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में, लेकिन उसके अलावा 5 दूसरे ऐसे सेंटर्स हैं, 4 दूसरे ऐसे सेंटर्स हैं कि जिनके अंदर ये ट्रायल्स हो रहे हैं या वहाँ पे ये कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। पंजाब में 2, शौकत खानम, और एक और हॉस्पिटल है वहाँ पे, मेरे ज़हन से इस वक्त नाम निकल रहा है। तो मरीजों को बताते हैं कि हम आप पे ट्रायल कर रहे हैं? जी बिल्कुल। नहीं, वो तो वॉलंटियर्स होते हैं ना, वो समझता होगा, बताया जाता है, उनके दस्तखत लिए जाते हैं, फिर वो काम। उनको कुछ मिलता भी है? नहीं, सिवाय आने जाने का किराया दिया जाता है, लेकिन उनको कोई दूसरा इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं दिया जाता। और कराची के अंदर ये आगा खान और इंडस हॉस्पिटल इसके अंदर इन्वॉल्व।
तो ये 5 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क। अच्छा, फिर इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए लोगों के लिए, वो ये है कि अगर आपकी दिलचस्पी है कि आप अपने आप को वॉलंटियर करना चाहते हैं, आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर आपको इन अस्पतालों से रब्ता करना चाहिए। इस वक्त वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं वो रिक्रूटमेंट? कुछ हो गई है, कुछ कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, आखिरी चीज़ जो मेरा ख्याल है बहुत अहम है लोगों को जानने के लिए, वो ये है कि ये वैक्सीन जब अगर बन गई और जब ये 5 मुल्कों से डेटा आ गया और कनाडा के अंदर इसका तज्जिया होगा, वो तज्जिया हो गया और ये साबित हो गया कि ये वैक्सीन जो है वो बिल्कुल बड़ी मौसर है, तो क्या पाकिस्तान को ये वैक्सीन मिलेगी? हाँ बिल्कुल। और तो, कितने की मिलेगी? और कितने की मिलेगी? तो ये वो सवालात हैं कि जो हमारा फॉरेन ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, NIH, चाइना की गवर्नमेंट, ये सारे इसके ऊपर इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और कि हमें जब ये अगर वैक्सीन बन गई तो फिर पाकिस्तानी लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा। शुरू में एक वॉलंटियर तो किया जी शुरू में एक ये लोगों का वो था, क्या कहते हैं, थोड़ा खदशा था उनको कि ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के लोगों पे तजर्बे किए जा रहे हैं। बिल्कुल जी। तो इस बारे में बिल्कुल हमारी तसल्ली अब होनी चाहिए कि चाइना के अलावा रशिया, मैक्सिको, दूसरे ममालिक में भी ये हो रहा है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में भी ये फ़ैसला करने से पहले कि लोगों को ये वैक्सीन दी जाए, सबसे पहले पाकिस्तान में भी एक नेशनल एथिकल कमेटी है, नेशनल मेडिकल एथिकल कमेटी, उसकी क्लियरेंस ली जाती है। उसके बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की इसके ऊपर अप्रूवल ली जाती है और फिर इस बात की इजाज़त दी जाती है कि अब ये आप तो वो तमाम तज्ज़िये हो चुके हैं, ये फ़ैसला हो चुका है कि ये इट इज़ सेफ़ इनफ कि पाकिस्तान के लोगों में इस्तेमाल हो सकती है। तो इस लिहाजा इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वी शुड बी फीलिंग प्राउड कि पाकिस्तान में फ़ेज़ 3 ट्रायल हो रहा है वैक्सीन का और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये वैक्सीन ये सारा मामला तो समझ में आया कि वाकई कितना अहम मामला है और कितना इसके ऊपर काम किया जाता है इससे पहले कि टेस्ट किया जाए। लेकिन वो जो शुरू में जो लोग होते हैं, जो टेस्ट जिनके ऊपर किया जाता है, वो कौन वॉलंटियर होते हैं? वॉलंटियर्स होते हैं जी। उनको डर खौफ कोई परेशानी नहीं, बहुत लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, ऐलान किया जाता है जो भी इंटरेस्टेड हैं, मगर कुछ लोग आपको उसका साइड इफेक्ट कोई आ जाए तो वो तो बेचारे, तो वो उनके लिए पूरा उनके लिए सिग्नेचर्स उनके लिए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो लोग ट्रायल कर रहे होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो फिर पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उनके फिर तो उनके एक्सपेरिमेंट ही फेल हो गया सर। एक दोस्त ने आइडिया दिया मुझे, जी कहने लगा ये जो बिल्कुल शुरू वाले वैक्सीन के ट्रायल होते हैं ना, ये सियासतदानों पे करने चाहिए। अगर वैक्सीन कामयाब हो गई तो आवाम सेफ हो जाएगी, वैक्सीन नाकाम हुई तो भी आवाम सेफ हो जाएगी। मैं इस पे तो कमेंट नहीं करता, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल का मतलब होता है कि इंसानों के अंदर, उससे पहले ये जानवरों के अंदर किए जाते हैं। अच्छा, तो एनिमल टेस्टिंग से फिर ह्यूमन टेस्टिंग पर आते हैं। उनकी सेफ्टी को पहले परखा जाता है और फिर इंसानों के अंदर इसको लाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, आपने वक्त निकाला।